जय हिंद बच्चों। आज हम लोग फिर एक नया डेरिवेशन करेंगे जो 5 मार्क्स में पूछा गया है सवाल। ये आपका 2009, 2013 और 2018 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, ये जो डेरिवेशन है वो आपका पहला चैप्टर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है वहाँ से ये डेरिवेशन है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कहाँ से है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब आप पढ़ रहे होंगे गॉस लॉ में बताया जाता है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ से ये डेरिवेशन है। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में 3 डेरिवेशन होता है, जिसमें से फर्स्ट डेरिवेशन ये है हमारा, और ये आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डेरिवेशन रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग को करके रखना चाहिए, अगर एग्जाम में आता है तो हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस डेरिवेशन को पहले हम लोग समझते हैं कि डेरिवेशन है क्या। उसके बाद समझेंगे इस डेरिवेशन में कौन कौन सा फॉर्मूला लगेगा। उसके बाद हम लोग समझेंगे इसका फिगर, और लास्ट में डेरिवेशन हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये डेरिवेशन जो है बहुत आसान है। अगर आप समझते हैं अच्छा से अगर समझते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं डेरिवेशन है क्या। तो लिखा हुआ डिराइव एन एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। कहने का मतलब कि हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है किसके वजह से? स्फेरिकल सेल के वजह से। तो सबसे पहले हम लोग स्फेरिकल सेल समझते हैं कि आखिर स्फेरिकल सेल होता क्या है। देखिएगा, स्फेरिकल सेल हम लोग सबसे पहले समझते हैं। तो देखिए, स्फेरिकल सेल जो होता है, एक होता है सॉलिड स्फीयर, समझिएगा, एक होता है सॉलिड स्फीयर, एक होता है होलो स्फीयर। समझिएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। एक होता है सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। अरे क्या होता है बताइए? एक होता है होलो स्फीयर, होलो नहीं, होलो स्फीयर। एक हो गया सॉलिड स्फीयर, एक क्या हो गया? होलो स्फीयर। ये जो होलो स्फीयर है इसी को सेल बोलते हैं हम लोग। इसी को क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। अब समझते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। देखिए, सॉलिड स्फीयर का मतलब कि मान लीजिए कि आप मिट्टी का गेंद बना रहे हैं। मिट्टी का गेंद अगर आप बनाते हैं तो वो जो गेंद बनेगा वो कहलाएगा सॉलिड स्फीयर, वो कहलाएगा सॉलिड स्फीयर। लेकिन जो गुब्बारा होता है, बलून जो होता है वो होता है होलो स्फीयर। ये हो गया सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर में पूरा मटेरियल भरल रहेगा, इसमें पूरा मटेरियल भरा हुआ है। ये यहाँ खाली जगह नहीं है, हवा जाने के लिए जगह नहीं है। लेकिन होलो स्फीयर हो या सेल हो, उसमें खाली जगह होता है बीच में, है ना। जैसे आपका हो गया गुब्बारा हो गया, उसके बाद फुटबॉल हो गया, बीच में जो जगह है हवा के, वो कहलाता है होलो स्फीयर। तो हम लोग को क्या करना है? इस होलो स्फीयर के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करना है। तो देखिए, होलो स्फीयर की अगर हम बात करते हैं तो अगर हम ये कंडक्टिंग है, ये सेल जो है वो कंडक्टिंग है, कंडक्टर का बना हुआ है। बात आ रही समझ में? ये जो सेल है वो कंडक्टर है। कहने का मतलब एक ऐसा बलून है जो मेटल का है, एक ऐसा बलून है जो किसका है? मेटल का है। तो वही कंडक्टिंग सेल हुआ। ठीक है, अब सोचिए कि अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए इस सेल में, तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे 3 अवस्था होगा। अगर हम इस सेल का रेडियस r मान लेते हैं, सेल का रेडियस r मान लेते हैं, ठीक है, तो एक क्या है, इस सेल के बाहर एक पॉइंट मिलेगा, आउटसाइड पॉइंट एक मिल जाएगा, यहाँ एक तो बाहर मिल जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग निकाल सकते हैं। एक हम लोग इसी सेल के ऊपर सरफेस पे निकाल सकते हैं इंटेंसिटी, और एक हम लोग सरफेस के अंदर निकाल सकते हैं इंटेंसिटी। तो इसका 3 केस होगा। जब डेरिवेशन करेंगे तो 3 केस बनाएंगे। केस 1 जो है वो सेल के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। केस 2 में क्या करेंगे? सरफेस के ऊपर इंटेंसिटी निकालेंगे। और तीसरा में क्या करेंगे? सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे।
बात आ रही समझ में? 3 केस में हमको डेरिवेशन को कंप्लीट करना है, क्योंकि यहाँ हमको दिख रहा है बाहर, अंदर और सरफेस पे। अगर इतना बात आपको समझ में आती है, ठीक है, तो अब थोड़ा इसके फिगर पे चलते हैं कि इसका ये जो 3 गो फिगर है वो कैसे कैसे बनेगा। सर आप बोल रहे हैं 3 केस में बनेगा, तो तीनों का फिगर क्या होगा? तो देखिए फिगर कैसे बनाएंगे। सो करना कुछ नहीं है आपको। अगर केस 1 का बात करेंगे, देख लीजिए, अगर आप फिगर समझ गए ना, ये फिगर आप अगर समझ गए तो इसमें एक छोटा सा मैथमेटिकली कैलकुलेशन है, वो दोनों मिलकर डेरिवेशन को कंप्लीट कर देता है। फिगर समझ लीजिए और थोड़ा सा मैथ्स, एकदम जरा सा 1-2 फॉर्मूला लगेगा और आपका काम खत्म। फिगर इंपॉर्टेंट है, फिगर समझ लीजिए इसका। केस 1 में क्या बोले थे? बाहर। तो जब आउटसाइड वाला बात करेंगे तो एक हम लोग बनाएंगे स्फीयर ऐसे, ये सेल हो गया, होलोस्फीयर हो गया। इस पे क्या करेंगे हम लोग? चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर हमको चाहिए तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? चार्ज होना चाहिए। चार्ज, क्यू चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए सरफेस पे। अब हमको इस सेल का जो रेडियस है वो ले लेते हैं आर ले लिए पहला केस में। दूसरा केस का जो फिगर होगा सेम टू सेम, जो कॉमन चीज है वो सब में कर लेते हैं पहले। यहां पर भी सेल बनाएंगे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हम लोग, चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए यूनिफॉर्मली, और इसका रेडियस ले लिए हम लोग कितना? आर रेडियस ले लिए। तीसरा केस में क्या करेंगे? हम लोग स्फीयर बना लिए, उसके बाद चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिए इस तरह से। यहां पर भी देख लीजिए कितना आसान है, कितना आसान है। तीनों केस का फिगर एक चीज है जो कॉमन हो गया, जो हम आराम से कर सकते हैं। फर्स्ट केस का ये है, सेकेंड केस का ये है, थर्ड केस का ये है फिगर। अभी थोड़ा सा और बचा हुआ है फिगर में, लेकिन ये पॉइंट तो आराम से कर सकते हैं, है ना? ये तीनों पॉइंट आराम से कर सकते हैं। अब अंतर क्या है? सो देखिए, यहां पे सेल के बाहर निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर निकालना है। ये आउटसाइड हो गया, आउटसाइड वाला फिगर हम बता रहे हैं। तो सेल के बाहर एक आपको पॉइंट लेना है, सिंपल एक ले लीजिएगा P पॉइंट, और जहां पे पॉइंट लीजिएगा वहां से डॉटेड लाइन करके इस तरह से एक स्फीयर बना दीजिएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। और इसी स्फीयर का नाम पड़ेगा गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस ये हो गया, ले लिए डॉट डॉट डॉट। यहां पे आते हैं, यहां पे हमको सेकेंड केस में क्या था? सरफेस के ऊपर, सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना था। तो सरफेस के ऊपर एक पॉइंट ले लेंगे, P ले लिए पॉइंट हम लोग, और यहीं पे डॉटेड लाइन, इसी पे पता नहीं चलेगा, यहीं पे डॉटेड लाइन ऐसे 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 हम लोग बना दिए, जिसका नाम क्या पड़ गया? गॉसियन सरफेस। अब यहाँ पे इनसाइड वाला बात है, इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे तो एक पॉइंट लेना पड़ेगा हमको P अंदर में, और यहां से डॉटेड लाइन ऐसे ऐसे बना देंगे, जिसका नाम क्या पड़ जाएगा? गॉसियन सरफेस। देख लीजिए तीनों में जो कॉमन हुआ से बता दिए। एक में पॉइंट बाहर लेंगे, फिर से समझिएगा, एक में पॉइंट बाहर लेंगे, डॉट 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 एक सर्कल बना दिए। एक में पॉइंट सरफेस पे लेंगे, डॉट 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 सर्कल बना दिए। एक में पॉइंट अंदर लेंगे, डॉट 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 सर्कल बना देंगे। अब तीनों में एक पॉइंट क्या है कि जो बड़ा सर्कल है उसका रेडियस आपको आर लेना है, स्मॉल आर। यहां पर भी रेडियस आर लेना है, स्मॉल आर। वो बात अलग है कि स्मॉल आर कैपिटल आर यहां इक्वल हो जाएगा। यहां पर भी जो रेडियस है उसको क्या लेना है? आर लेना है। बोलिए यहां तक हो गया? ठीक है, ये हो गया तीनों केस के लिए। अब क्या करेंगे? अब ये करेंगे हम लोग कि जहां पे पॉइंट लिए हैं, जहां पे आप पॉइंट लिए हैं वहां पे एरिया वेक्टर लेना है, एरिया वेक्टर। अब आप सोच रहे होंगे कि एरिया वेक्टर, ये तो नया बात हो गया। एरिया वेक्टर जो है ये कैसे होगा? कुछ नहीं करना है। एरिया वेक्टर अगर लेना है ना, जिस पॉइंट पे, वहां पे एक छोटा सा गोल कीजिए और लाइन खींच दीजिए परपेंडिकुलर। यहां पे एरिया वेक्टर चाहिए ना अपने को, यहां पे
ठीक है, जहां पॉइंट है वहीं पे लेंगे। यहाँ पे एरिया वेक्टर चाहिए, ऐसे गोल कीजिए ऐसे, और यहाँ ऐसे ds खींच दीजिए, ds, ठीक है। ये हो गया एरिया वेक्टर, खत्म। ऐसे गोल करना, खींच देना है ये P पॉइंट पे, ऐसे गोल के खींच दिए। अब बताइए +4 से इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी तो डायरेक्शन इधर होगा। बोले थे आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रिवीजन जो हम करवाए हैं उसको देख लीजिए, तो डेरिवेशन में ज्यादा मदद मिलेगा। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलती है, तो पॉजिटिव चार्ज इधर कहीं है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का डायरेक्शन इधर होगा। एरिया वेक्टर भी वहां लेने के लिए हम तरीका बताए हैं, वो देख लीजिएगा कि डेरिवेशन, पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पूरा रिवीजन आप अगर कर लीजिएगा तो डेरिवेशन में बहुत ज्यादा दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। तो वो रिवीजन वाला देख लीजिए टॉपिक, तो ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। अब क्या है, एरिया वेक्टर लेने का तरीका, छोटा सा गोल किए, खींच दिए, ठीक है। उसी तरह से जहां पे एरिया वेक्टर लेंगे वहां इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन हम लोग देखेंगे। तो देखिए ये प्लस है कि नहीं है, प्लस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ही हो जाएगा। अब बताइए ds का डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो बताइए यहाँ थीटा कितना हो गया, थीटा हो गया 0 डिग्री, थीटा क्या हो गया 0 डिग्री। उसी तरह से यहाँ पे बताइए, यहाँ पर भी वही होगा, एरिया वेक्टर लेंगे, छोटा सा गोल करेंगे। बताइए एरिया वेक्टर लेने का तरीका क्या है, P पॉइंट पे एरिया वेक्टर चाहिए, तो छोटा सा गोल किए, छोटा सा गोल किए और लाइन खींच दिए। बताइए यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर ही हो जाएगा, दूर होगा, तो यहाँ भी थीटा कितना हो जाएगा 0, 0 हो गया। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर भी एरिया वेक्टर लेंगे, कैसे करेंगे, छोटा सा गोल करेंगे और ऐसे खींच देंगे, ये हो जाएगा ds, ये हो जाएगा ds। और यहाँ पे हम लोग थीटा नहीं भी डिसाइड करेंगे तो काम बन जाएगा। क्यों क्यों काम बनेगा वो आपको आगे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे थीटा नहीं भी डिसाइड करेंगे तब भी आराम से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ कुछ बात ही अलग है, ठीक है। तो चलिए यही हो गया फिगर थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है, कुछ नहीं करना है। एक बार और देख लीजिए फिगर क्या था। एक हम लोग सेल बनाते हैं, ऐसे +4 ऐसे क्रिएट कर देते हैं, ये हो गया +4। अब बोलिए आप, एक हम फिर से बना देते हैं। कहाँ पे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको, अंदर में सरफेस पे कि बाहर में, बाहर वाला बना देते हैं, बाहर में बनाना है। तो क्या करेंगे, इसका रेडियस ले लेंगे r, ले लिया। अब हमको बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, तो यहाँ मान लिए P पॉइंट, और जैसे P पॉइंट यहाँ मान है, यहाँ से एक सर्कल बनाएंगे, डॉट 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 डॉट, बना दिए सर्कल, बना दिए। बताइए यहाँ से यहाँ तक का रेडियस क्या होगा, स्मॉल r होगा। अब एरिया वेक्टर लेंगे तो छोटा सा गोल करेंगे, छोटा सा गोल करेंगे और ds का डायरेक्शन दिखा देंगे, ये लीजिए। उसके बाद ये प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखा दिए, ये लीजिए। बताइए थीटा कितना हुआ 0 डिग्री हो गया फिगर ये। अब इसी चीज को सरफेस पे करेंगे, इसी चीज को सरफेस पे कर देंगे। बोलिए फिगर आपको समझ में आ गया। फिगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, तीनों फिगर बनाने सीख जाइए, तो देखिए डेरिवेशन कैसे आसान हो जाएगा। सो जब डेरिवेशन बनाएंगे तो बहुत आसान होगा, आप सोच भी नहीं सकते उतना आसान होगा, ठीक है। पहले डेरिवेशन फिगर क्या कीजिए, बना लीजिए। अब चलते हैं फॉर्मूला पे कि सर इस डेरिवेशन में कौन कौन फॉर्मूला है जो हमें डिस्टर्ब करने वाला है। तो आइए और समझिए थोड़ा सा। गॉस लॉ से हम लोग एक फॉर्मूला सीखे हैं कि टोटल फ्लक्स जो होता है वो Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। किसी भी सरफेस के अंदर जितना चार्ज होगा उस चार्ज को ऊपर लिखेंगे और एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देंगे तो टोटल फ्लक्स निकल जाएगा। ये गॉस लॉ में सीखे हैं फॉर्मूला। एक और सीखे हैं टोटल फ्लक्स का हम लोग फॉर्मूला, वो क्या है, क्लोज इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। जब इसको तोड़ेंगे तो होगा क्लोज इंटीग्रेशन E ds cos थीटा, ये होता
होता है, एक ये डिफिनेशन से आया फॉर्मूला टोटल फ्लक्स का, और ये आया गॉस लॉ से। आप सोचिए, ध्यान दीजिएगा इधर, टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला ये वाला है, टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला ये वाला है। मतलब लेफ्ट साइड अगर इक्वल है तो राइट साइड भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्वल लिख सकते हैं। तो जहां पे हमको अगर कहीं पे लिखना रहे इस तरह से कि क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर ई ds cos थीटा इक्वल टू q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, तो क्या ये नहीं लिख सकते हैं? आराम से लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड दोनों क्या है, इक्वल है, तो राइट साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो जहां हमको यूज करना होगा, जिस तरह का रिक्वायरमेंट होगा, हम आराम से यूज करते हैं ई ds cos थीटा इक्वल टू q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। बस ये वाला रिलेशन आप याद रखिए। एक ये वाला रिलेशन कैसे आया वो भी बता दिए, ये वाला रिलेशन। और सुनिएगा, cos जीरो का वैल्यू याद रखना होगा, cos जीरो का वैल्यू, cos जीरो का वैल्यू 1 होता है, तो ये आपको याद रखना है, ये हो जाएगा। उसके बाद आपको किसी भी स्फीयर का, समझिएगा, एक चीज और याद रखना है, एक चीज और ये याद रखना है, एक बात और, कि अगर कोई स्फीयर है जिसका रेडियस r है और यहाँ पे एक छोटा सा एरिया वेक्टर हम लेते हैं ds एरिया वेक्टर लेते हैं, तो ds का जो इंटीग्रेशन होगा, बोलिए तो अगर कोई एक स्फीयर है जिसका टोटल एरिया के बारे में अभी हमको नहीं पता, लेकिन छोटा सा एरिया हम लोग लेते हैं, छोटा सा, थोड़ा सा यहाँ एरिया ले लेते हैं, और अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, जोड़ देते हैं, इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है, जोड़ना, है ना। ये स्फीयर है, ये एरिया छोटा छोटा, ये जो थोड़ा थोड़ा एरिया है, सबको अगर हम जोड़ देते हैं, सबको ऐसे 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 करके पूरा अगर जोड़ देते हैं, समझिएगा, किसी भी स्फीयर का टोटल एरिया को अगर जोड़ा जाए जिसका रेडियस r है, तो कहां से कहां जाएगा बताइए। तो इस स्फीयर का मिनिमम एरिया क्या होगा, 0, और इस स्फीयर का मैक्सिमम एरिया क्या होगा, 4 पाई r स्क्वायर। 0 से 4 पाई r, कैपिटल R है बाबू, तो यहाँ कैपिटल R लेंगे हम लोग। ये 4 पाई r स्क्वायर क्या है पता आपको, 4 पाई r स्क्वायर होता है स्फीयर का एरिया। तो इस स्फीयर का मिनिमम एरिया कितना, 0, मैक्सिमम एरिया कितना, 4 पाई r स्क्वायर। तो अगर हम इस ds को इंटीग्रेट कर देते हैं 0 से 4 पाई r स्क्वायर, तो इस स्फीयर का टोटल एरिया निकल जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे सब देखिएगा, ये सॉल्व कर लिए तो वहां काम खत्म हो गया। कैसे, सो देखिएगा, क्लोज इंटीग्रेशन यहां लगा देंगे। क्या करेंगे बोलिए, ds का इंटीग्रेशन s होता है, तो यहां क्या करेंगे हम लोग, बिग ब्रैकेट लेंगे, s लिख देंगे, 0 से 4 पाई r स्क्वायर। ds का इंटीग्रेशन s होता है, ds का इंटीग्रेशन s होता है, ये सुन लीजिए अच्छा से, ds का इंटीग्रेशन s होता है। और कहां से कहां तक इंटीग्रेशन, 0 से 4 पाई r तक। बताइएगा, इसे कहते हैं अपर लिमिट और इसे कहते हैं लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर माइनस हो जाएगा 0। तो बताइए 4 पाई r स्क्वायर में 0 घट जाएगा, तो बचेगा कितना, 4 पाई r स्क्वायर। ये यहां से यहां तक का गणित, ये फॉर्मूला cos 0 = 1 होता है, सो, और यहां से यहां तक का गणित अगर आपको याद है तो काम आपका बन जाएगा। बस इसमें एक लास्ट फॉर्मूला जो लगता है वो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है kq/r², और इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना q/r²। वैसे इसका रिक्वायरमेंट नहीं लगता, इसमें है हमारे पास, है ना, नहीं, ये इसका जरूरत नहीं है, इस फॉर्मूला का जरूरत नहीं। देख लीजिए, इतना चाहिए
आपको कहीं ऐसा तो नहीं है कि नहीं समझ में आ रहा है, नॉर्मल चीज बताएं आपको, देख लीजिए। चलिए अगर इतना बात आपको क्लियर है, कौन सा, एक ये रिलेशन, यहाँ से यहाँ तक का इंटीग्रेशन है ना, ये वीडियो को फिर से पीछे करके समझ लीजिएगा कि कैसे कैसे इंटीग्रेशन हुआ है। क्लियर, किसी भी स्फीयर का इंटीग्रेशन अगर आप यहाँ तक समझ गए तो डेरिवेशन खत्म हो गया, खत्म हो गया डेरिवेशन। ठीक है, खत्म हो गया डेरिवेशन। कैसे, चलिए आइए डेरिवेशन, आइए डेरिवेशन बताते हैं कैसे से। ये हो गया डेरिवेशन। Derive an expression electric field intensity due to a uniformly charged spherical cell। बताइए स्फेरिकल सेल क्या होता है, कौन वाला होगा, मिट्टी वाला गेंदा होगा या बलून वाला होगा, बलून वाला होगा। कंडक्टिंग है तो चार्ज कहाँ छोड़ देंगे हम लोग, स्फीयर पे, स्फीयर पे। तो ये सब जो हम लोग करेंगे उसे मानना पड़ेगा ना, तो मानना पड़ेगा, लिखे हैं देखिए, कंसीडर ये स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस r एंड चार्ज q is distributed uniformly over the surface of the body। एक हम लोग स्फेरिकल सेल माने हैं, एक हम लोग स्फेरिकल सेल माने हैं जिसका रेडियस r है, जिस पे q चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं यूनिफॉर्मली। यहाँ जो टोटल चार्ज है वो कितना है, q है, जिसको हम लोग यूनिफॉर्मली बांट दिए। ठीक है, वो कंसीडर में लिख दिए। लेट, माना कि P is a point at a distance r from the center of a sphere। P एक पॉइंट लिए जो सेंटर से r दूरी पे है, P एक पॉइंट लिए जो सेंटर से किधर है, r दूरी पे। तो कहां पे है, केस 1, केस 2, केस 3 देखते हैं कि वो P है कहां, अंदर है, बाहर है, किस सरफेस पे है। बात आ रही समझ में, ठीक है। तो चलिए ये आ जाइए केस 1। केस 1 क्या लिखा हुआ है, केस 1 में पॉइंट P lie outside the surface of cell, यस स्फेरिकल सेल। ठीक है, पॉइंट P जो है वो सरफेस के बाहर लाई कर रहा है, सरफेस के बाहर लाई कर रहा है। तो देखिए यही चीज अभी समझाए थे आपको, ये वाला हो गया फिगर, मेन फिगर। ठीक है, सरफेस के बाहर ले लिए P पॉइंट, तो जहां पे P पॉइंट लिए डॉट 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 कर दिए। अब यहीं पर लेंगे एरिया वेक्टर, अभी बताए हैं, बताइए आप लोग। यहाँ पे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर होगा, ds इधर हो जाएगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ही होगा। तो बताइए यहाँ थीटा कितना हो गया, 0। देखिए फिगर सेम टू सेम जैसे हम समझाए थे। अब स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन कि सर यहाँ पे P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। गॉस लॉ में क्या बताया गया, गॉस लॉ में बताया गया कि टोटल फ्लक्स जो होता है वो होता है Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हम जान रहे हैं, टोटल फ्लक्स इक्वल टू Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब बताइए आप लोग, टोटल फ्लक्स लिखने के लिए एक और फॉर्मूला होता है, क्लोज इंटीग्रेशन E वेक्टर या E ds cos थीटा इक्वल टू Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। ये भी बताए थे आपको, टोटल फ्लक्स का एक और फॉर्मूला ये होता है, और ये राइट साइड वाला रहने दिए। अब बताइए यहाँ थीटा कितना है हीरो, यहाँ थीटा कितना है, 0 है। तो यहाँ क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा समझिएगा, यहाँ हो जाएगा E वेक्टर ds वेक्टर cos 0। बताइएगा Q इनक्लोज, ये जो गॉसियन सरफेस है, ये वाला गॉसियन सरफेस, ये डॉटेड वाला, इसके अंदर में टोटल चार्ज कितना है, तो टोटल चार्ज Q में है। इस सरफेस पे टोटल चार्ज कितना है, Q है। तो यहाँ हम लोग Q लिखेंगे, यहाँ पे Q इनक्लोज के क्या लिखेंगे, Q लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आप लोग बताइए कि बगल में यहाँ हम लिखेंगे कि थीटा का वैल्यू 0 था। अब बताइए, अब आप लोग एक बात बताइए, समझिएगा, धीरे धीरे समझिएगा। समझना ये था कि बताइए cos 0 का वैल्यू कितना होता है। तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है, cos 0 का वैल्यू 1 होता है। तो ये E को हम बाहर कर रहे हैं, E को बाहर कर रहे हैं, नागराज को अंदर लेके जा रहे हैं।
ds लिख दिए और cos 0 वैल्यू यहाँ 1 हो गया तो गुना 1 कर दिए, इधर हो गया q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट और बगल में क्या लिखेंगे कि cos 0 का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, अब बताइए इसको हमको इंटीग्रेट करना है तो कहां से कहां करेंगे? बताइए इस स्फीयर का इंटीग्रेशन, ये जो बाहर वाला स्फीयर है, बाहर गॉसियन सरफेस, ये डॉटेड लाइन नहीं है, ये पूरा इमेजिनरी एक सरफेस है, तो बाहर वाला सरफेस का हमको चाहिए टोटल एरिया, तो मिनिमम एरिया इसका कितना हो सकता है? मिनिमम एरिया हो सकता है 0 और मैक्सिमम एरिया कितना हो सकता है? 4 पाई आर स्क्वायर, 0 से 4 पाई आर स्क्वायर। आ गया वही वाला मैथ जो उधर अभी बताए थे, मैथ वही वाला आया नहीं आया? अब बताइए इसको आप सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं? आराम से सॉल्व कर सकते हैं, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखिए ई रहने दीजिए, बताइए ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? s हो जाएगा, कहां से कहां तक? 0 से 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा? q बाय एप्सिलॉन नॉट। बताइए आप लोग, अब आप लोग बताइए यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा e गुना s की जगह क्या लिखेंगे? 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 0 0 इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। बताइए इसमें 0 घट गया तो क्या बचा? e गुना 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट E इक्वल टू निकालना है हमको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है अपने को, तो क्या करेंगे? Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डिवाइड में चला जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर और ये क्या रह गया? एप्सिलॉन नॉट। अब अगर इसको आप ध्यान से देखिएगा तो आपको एक बात दिखेगा, रीअरेंज अगर करते हैं आप इसको रीअरेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा? E इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना q बाय आर स्क्वायर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक साथ लिख दिए और q बाय आर स्क्वायर। बताइए 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग क्या बोलते थे? k बोलते थे, k बोलते थे, ध्यान नहीं दे रहे हो, k बोलते थे। क्या हो जाएगा? k q बाय आर स्क्वायर। ये आ गया आपका फाइनल रिजल्ट, हम लोग लिख देंगे। इसलिए E आउटसाइड इक्वल टू k q बाय आर स्क्वायर। ये आ गया इंपॉर्टेंट रिजल्ट, यहां तक आपको ले आना है, यहां तक आपको ले आना है। देख लीजिए यहां तक आपको ले आना है, कोई दिक्कत? ये कौन सा रिजल्ट आया? ये कौन सा रिजल्ट आया? ये आया हमारा आउटसाइड का रिजल्ट। आपको पता है एक बात हम आपको बता देते हैं, ये जो तुम सॉल्यूशन किया अभी यहां से यहां तक, पूरा यहां से यहां तक जो किए हम लोग, इसमें सेकेंड केस में सेम टू सेम करना है, सेम टू सेम। अंतर ये हो जाएगा कि जहां पे स्मॉल आर है, जहां स्मॉल आर है, यहां से जहां स्मॉल आर इंटर किया है, जहां स्मॉल आर है वहां कैपिटल आर कर दो। केस टू कंप्लीट फिगर बना लो, और जहां स्मॉल आर है वहां कैपिटल आर कर दो। तो सेकेंड केस को थोड़ा सा फास्ट में बनाएंगे, चलिएगा। आइए अब देखिए सेकेंड केस में क्या बोला गया था? सेकेंड केस में बोला गया था कि जो पॉइंट है वो सरफेस के ऊपर ही रहेगा। पॉइंट है वो कहाँ रहेगा? सरफेस के ऊपर। तो हमको गॉसियन सरफेस कहाँ बनाना होगा? सरफेस के ऊपर ही। हम लोग को गॉसियन सरफेस बनाना होगा सरफेस के ऊपर, मतलब यहीं पर हम लोग को गॉसियन सरफेस बनाना है। इमेजिन कर लेना है, सारा चार्ज अंदर में चल जाना चाहिए। अब बताइए यहाँ बनाएंगे एरिया वेक्टर, ये हो गया एरिया वेक्टर ds, ये हो गया आपका एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में हो गया, तो थीटा कितना हो गया? 0 हो गया, थीटा हो गया 0। अब अगर हम P पॉइंट यहाँ माने हैं तो ये वाला कैपिटल स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R यहाँ पे हो जाएगा कि नहीं इस केस में? ठीक है, तो जहां स्मॉल r है वहां क्या पुट कर देंगे? कैपिटल R, बात खत्म।
तो देखिएगा थोड़ा सा ये सॉल्यूशन जो है हम थोड़ा स्पीड बनाएंगे, ठीक है, टाइम के अभाव से ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो जाए इसके वजह से, तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है, बहुत आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बताइए सबसे पहले गॉस लॉ का फॉर्मूला बताइए। तो गॉस लॉ का फॉर्मूला होता है टी टोटल फ्लक्स इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब टोटल फ्लक्स की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर ds cos थीटा इक्वल टू q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। चलिए फिर अब क्या लिखेंगे, क्लोज इंटीग्रेशन ई ds cos कितना डिग्री लेंगे, 0 डिग्री लेंगे क्योंकि 0 है, 0 डिग्री लेंगे क्योंकि 0 है, और q इनक्लोज को क्या लेंगे, q लेंगे, नीचे क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। बताइए cos 0 का वैल्यू इधर आप लिख सकते हैं कि cos 0 का वैल्यू, सॉरी यहाँ थीटा हम 0 पुट किए, थीटा का वैल्यू कितना पुट किए, 0 पुट किए। बताइए cos 0 का वैल्यू 1 होता है, 1 cos 0 का वैल्यू 1, ठीक है। तो आ जाइए यहाँ क्या हो जाएगा, e ds, इसको 1 लिख सकते हैं हम लोग, आराम ऐसे लिख देते हैं हम लोग, ऐसे लिख देते हैं, e को ले लिए इंटीग्रेशन ds और इसको 1 लिख दिए, इधर क्या हो गया q बाय एप्सिलॉन नॉट। बताइए इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 से 4 पाई r स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर क्यों लिए, क्योंकि उस गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है वो कैपिटल R है, कैपिटल R है, इसलिए यहाँ 4 पाई r स्क्वायर लिए। अब बताइएगा आप लोग यहाँ के बाद कुछ नहीं करना, e गुना बोलिए ds का इंटीग्रेशन s लिख दिए, 0 से कहां तक 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। अपर लिमिट हो गया ये, बोलिए अपर लिमिट कितना है, 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर माइनस 0 कहां से कहां तक q बाय एप्सिलॉन नॉट। बोलिए इससे 0 घट गया, क्या बचा, e गुना 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। कितना आसान है, केस 1 बना लिए, खत्म हो गया डेरिवेशन, खत्म। e इक्वल टू q बाय 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। बोलिए इसको क्या लिख सकते हैं, e इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना q बाय r स्क्वायर, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हैं हम लोग, k लिख सकते हैं, k लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, e इक्वल टू k q बाय r स्क्वायर हो गया। देखिए हु बहु आया, हु बहु, हु के बहु आया, हु जो था उसका कौन आया, बहु आया, ठीक है, हु बहु आया, मतलब हु का बहु आया, लिखेंगे इसीलिए मम्मी ने तुझे चाय पे बुलाया, इसलिए ई आउटसाइड, ई आउटसाइड, ये आउटसाइड सरफेस पे था, ये सरफेस पे था, सरफेस पे जो आया वो आया के क्यू बाय कैपिटल R स्क्वायर। अब बताइए अगर आपको फिगर क्लियर है, अगर आप केस 1 को बना चुके हैं समझ के, तो केस 2 में कुछ समझना ही तो नहीं है, जहां जहां स्मॉल r है वहां वहां दौड़ा देंगे कलम को दंदना के और कैपिटल R लिख देंगे, बात खत्म। फिगर में अगर क्लैरिटी है आपके अंदर, फिगर में अगर क्या है क्लैरिटी है कि फर्स्ट केस का सेकंड केस का फिगर में क्या अंतर है, अगर इतना क्लैरिटी है तो फर्स्ट केस जो लड़का समझ के बना लिया, सेकंड केस में उसको समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां जहां स्मॉल r है वहीं वहीं कैपिटल R हम लोग लिखेंगे और बात बनेगी। और लास्ट और सबसे आसान केस थर्ड, कि जब हम लोग अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, इतना आसान कि आप सोच नहीं सकते। देखिएगा कैसे सोच, क्या करेंगे इस केस में, क्या करेंगे हम लोग, अंदर में एक पॉइंट ले लिए P, डॉट 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 डॉट, ये हो गया आपका गॉसियन सरफेस, यहां से यहां तक का रेडियस हो गया स्मॉल r, तो यहीं पे ले लेंगे एरिया वेक्टर ds, ऐसे। यहाँ पे थीटा भी हमको क्लियर नहीं है, वैसे हम निकाल सकते हैं, कोई मतलब यहाँ है नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ 0 हो जाता है, थीटा का हमको जरूरत भी नहीं पड़ेगा, टेंशन ना लीजिए। क्यों नहीं पड़ेगा वो अभी देखिएगा, मजा आ जाएगा। बताइए हमको P पॉइंट पे क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए,
ये P पॉइंट जो है वो चार्ज के अंदर है या चार्ज के बाहर? एक बात बताइए, इस गॉसियन सरफेस को ध्यान से देखिएगा, इस वाला ये जो डॉटेड लाइन आप किए हैं, ये जो डॉटेड लाइन आप किए हैं, क्या इसके अंदर चार्ज आपको दिख रहा है? नहीं, इसके अंदर चार्ज नहीं है, इसके बाहर में चार्ज है, इसके बाहर में चार्ज है, अंदर में चार्ज नहीं है। बस ये पॉइंट याद रखिएगा। ये जो गॉसियन सरफेस आप लोग बनाए हैं, इसके अंदर क्या चार्ज है? नहीं है। तो कैसे आगे बढ़ेंगे? ऐसे आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू, यहां लिखेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉसेस लॉ। क्या था? टोटल फ्लक्स इक्वल टू, क्या था? टोटल फ्लक्स इक्वल टू Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब बताइए टोटल फ्लक्स को क्या लिखेंगे? क्लोज इंटीग्रेशन E ds cos थीटा इक्वल टू Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ क्या हो जाएगा? E ले लेते हैं बाहर, गुना क्लोज इंटीग्रेशन ds cos थीटा इक्वल टू, E को बाहर ले लिए, गुना में इस सब को लिख दिए हम, अंदर में हमको Q इनक्लोज लिखना है। बताइए Q इनक्लोज, इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है? 0 है, 0। तो यहां लिख देंगे 0, ये हो जाएगा डिवाइड में एप्सिलॉन नॉट, तो यहां हो जाएगा E गुना क्लोज इंटीग्रेशन ds cos थीटा इक्वल टू 0, 0 बटा समथिंग 0, 0 बटा समथिंग 0। अब इसको यहां लिखेंगे हम लोग, कुछ पुट ही नहीं करेंगे, देखिएगा ना, यहां लिखेंगे E इक्वल टू 0 बट्टा, ये सब इधर गुना में है, नीचे ले जाइए, ये हो जाएगा ds cos थीटा, 0 बट्टा फिर समथिंग 0। ओ मेरे 0, तूने सब कर दिया 0, तो रिजल्ट क्या आ गया? E इनसाइड इक्वल टू 0, अंदर में आंसर कितना? 0। तो बताइए नाम का 3 केस है, यहां तो एक ही केस में बात खत्म हो रहा है, नाम का 3 केस है। हाँ, फिगर 3 है वो क्लियर है, लेकिन कैलकुलेशन 3 केस नहीं है इसका, एक ही कैलकुलेशन में सब काम खत्म हो जा रहा है। ठीक है, तो चलिए यहीं तक आपको बनाना है, एग्जाम में नंबर लाना है और गर्दा मचाना है। तो अगर सरफेस का बात करेगा तो रिजल्ट क्या आया था? सरफेस वाला आया था KQ बाय स्मॉल r का स्क्वायर, दूसरा में ये आउटसाइड वाला लेते हैं, ये आउटसाइड था, आउटसाइड इक्वल टू ये था। सरफेस का अगर बात करते हैं सरफेस, तो सरफेस का क्या आया था? KQ बाय कैपिटल R स्क्वायर, उसके बाद इनसाइड क्या आ गया? इनसाइड आ गया आंसर 0। ये आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए भी ये आपके लिए लाभदायक होगा, ऑब्जेक्टिव के लिए। तो आउटसाइड में हम लिख सकते हैं कि R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ऐसे है, देखिए R और E का रिलेशन ये है, यहाँ सरफेस पे क्या है? सरफेस पे जो इसका रिलेशन है R के साथ, तो 1/r स्क्वायर है। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में देने का चांस है, बाकी ये डायरेक्ट याद रखिएगा, आपको इसमें सोचने का नहीं है कि अंदर में कितना होता है 0। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि सेल के बाहर इसमें से कौन सा रिजल्ट है जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, सरफेस के सेल के बाहर कौन होता है, सरफेस के ऊपर कौन होता है। और ये बहुत पॉपुलर है कि सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना होता है? 0। बात आ रही समझ में? तो इसको बहुत मन लगा के पढ़िए। देखो ये डेरिवेशन ने 3 बार आ चुका है, बहुत आसान भी है, तो हम क्यों टेंशन ले बिना मतलब की कि करें कि ना करें? रे कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं आएगा तो नॉलेज तो है ना हमारे पास, कॉन्फिडेंस तो रहेगा नहीं कि नहीं डेरिवेशन हम करके जा रहे हैं। बात आ रही समझ में? डेरिवेशन हम करके जा रहे हैं, कुछ नहीं सोचना है। 20 से 25 डेरिवेशन को बहुत बेहतरीन से हमको करके जाना है एग्जाम में, ताकि पूरा कॉन्फिडेंस से जाएंगे, जो आएगा उसको तोड़ देंगे। ठीक है, एक बात आपके लिए बोलना चाहते हैं, है ना? एक बात होता है कि देख भाई, समय रहते जहां पहुंचना है ना वहां पहुंच जाओ, समय रहते जहां भी पहुंचना है
वहां पहुंच जाओ, नहीं तो समय फिर इस जगह पे पहुंचा देगा, समय फिर इस जगह पे पहुंचा देगा। पता है, जीते जी नर्क की अनुभूति होगी, ये बात याद रखना। समय रहते जहां पहुंचना है जिंदगी में पहुंच जाओ, नहीं तो फिर समय से अगर मजाक किया ना तो समय ऐसे जगह पे पहुंचा देगा तुमको कि जीते जी धरती पे नर्क की अनुभूति होगी। ये बात आप याद रखिएगा। अभी आपके पीछे लगे हुए हैं कि मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो। जिंदगी में एक पल ऐसा भी आएगा जब कोई पूछने वाला नहीं रहेगा कि बच्चा तुम पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। अगर पढ़ोगे भी तो साला उसको और काटने वाला रहेगा कि इसको कैसे डिस्टर्ब करते हैं। हम आपको बार बार कहते हैं कि आपके सफलता के लिए अगर दिल से कोई चाहता है ना, तो इस धरती पे दो ही लोग हैं जो दिल से आपके सफलता के लिए चाहता है और दुआ करता है। एक वो है जो आपके पेरेंट्स हैं और एक वो है जो आपके शिक्षक हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं। बस दो ही आदमी, बाकी कहीं ना कहीं उसको कहीं ना कहीं कनेक्ट है वो, कि ठीक है हो जाता है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि मौका है बाजी मार लो। ठीक है, ये डेरिवेशन आप कंप्लीट करके रखिए। बहुत जल्द एक नया डेरिवेशन के साथ आपसे मिलेंगे, एक नया वीडियो के साथ मिलेंगे, एक नया एनर्जी के साथ मिलेंगे आपके साथ। और आपको एक बात बता देते हैं, वो बात ये है कि बहुत जल्द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ऑब्जेक्टिव डेरिवेशन आने वाला है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से जितना क्वेश्चन पूछा गया अब तक 2006 से 2024 तक में जितना सवाल पूछा गया है ऑब्जेक्टिव, बहुत जल्द अपलोड होने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप रिवीजन का वीडियो कंप्लीट कीजिए। वो वीडियो कंप्लीट रहेगा तो आराम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर प्रत्येक दिन जैसे आपको बोलते हैं, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, खाते रहिए और जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।